हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामे की वजह से राज्यसभा के सभापति ने 21 सितंबर 2020 को कितने सांसदों को निलंबित कर दिया था? तो हमारा आंसर है 8। तो ऐसा क्यों किया था उन्होंने? तो किसान बिलों के विरोध में जब 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में हंगामा हुआ था, तो उपसभापति हरिवंश द्वारा सदन का समय बढ़ाने को लेकर हुआ था। इसके बाद जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब पूर्ण होने के बाद जब बिल पास करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो जो विपक्षी सांसद था उसने वोटिंग की मांग करने लगे। उपसभापति वोटिंग को तैयार नहीं हुए और सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। आरोप है कि तृणमूल सांसद डेरेके ओब्रायन ने संसद की रूल बुक फाड़ दी। कुछ सांसदों ने उपसभापति की माइक तोड़ने की भी कोशिश की। इस कारण क्या उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। चीन में किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से कई हजार लोगों में ब्रुसेलोसिस बीमारी फैल गई है? तो हमारा इसका आंसर है ब्रुसेला बैक्टीरिया फैलने की वजह से। चीन में इस ब्रुसेलोसिस बीमारी से करीब 3000 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। यह बैक्टीरिया जान तो नहीं लेता है, लेकिन बॉडी को बुरी तरीके से लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाता है। बैक्टीरिया की वजह से इलनेस होती है और इसका नाम ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया डिसीज़ है। यह बीमारी ज़्यादातर जानवरों में पाई जाती है, लेकिन यह ह्यूमन में भी हो सकती है। हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होने के जो केसेस हैं वो बहुत ही रेयर है, लेकिन यह पॉसिबल है। और यह कहाँ और कैसे पाया गया? तो चलिए, जो लांझोउ शहर के बायो फार्मास्यूटिकल प्लांट से एक बैक्टीरिया लीक हुआ था और CNN के अनुसार जुलाई 2019 में वैक्सीन डेवलप कर रहे थे लैंझोउ बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में। इसी दौरान बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा किया गया। जानवरों में इस वायरस इंजेक्ट किया गया। इसके बाद उनका टेस्ट किया गया। नियम यह था कि जब भी इस तरह के जानवर इकट्ठे किए जाएं तो रेगुलरली डिसइंफेक्टेड तथा सैनिटाइज़र यूज़ किए जाएं, वहाँ काम कर रहे लोगों के लिए भी। लेकिन वहाँ पर जो सैनिटाइज़र यूज़ हो रहा था वो एक्सपायर डेट के थे, उसका असर नहीं हो रहा था। पहले लैब के लोगों में बीमारी फैली, फिर आसपास के लोगों में भी यह बीमारी फैलने लगी। तो आई होप आपको समझ में आया हो बीमारी किस वजह से फैली और क्या था इसके बारे में। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने किस शहर के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है आगरा। तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 सितंबर को क्या बयान दिए, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा यह संग्रहालय करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। सीएम योगी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं और पर्यटन विभाग के अनुसार इस संग्रहालय में मुगल कालीन वस्तुओं और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड से जुड़ी चीज़ें भी इस संग्रहालय में रखी जाएंगी या उनका हिस्सा बनेंगी। सरकार ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से म्यूजियम में मराठा साम्राज्य के कालखंड की तमाम चीज़ों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे विमानों के किराए की तर्ज पर अत्यधिक जो बिजी या व्यस्त स्टेशन हैं उन पर यात्रियों से किराए में अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा और इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है यूज़र चार्ज। तो जानते हैं इसके बारे में ऐसा क्यों करा गया है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों से ट्रेन पकड़ेंगे तो आपकी यात्रा थोड़ी महंगी हो सकती है। तो यूज़र चार्ज टिकट की कीमत में ही शामिल किया जाएगा। रेलवे इस पैसे को स्टेशन के पुनर्विकास और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक मेंटेनेंस में खर्च करेगा। 17 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने इस बारे में जानकारी दी है। कहा है उन स्टेशनों पर यूज़र चार्ज वसूलने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उन्हें रीडेवलप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूज़र चार्ज इतना कम होगा कि यात्रियों को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चेयरमैन ने बताया कि 7000 रेलवे स्टेशन हैं जिनमें से 10 से 15% स्टेशनों पर ही यूज़र चार्जेस लिया जाएगा। 700 से 750 रेलवे स्टेशनों
ऐसे होंगे जहां पर अगले 5 वर्षों में भीड़ भाड़ बढ़ने का अनुमान है। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार जो 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो हमारा इसमें आंसर है मिजोरम। तो सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको कवर करने वाली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 ने यह जारी की थी रिपोर्ट, और यह स्टडी मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव के प्रोफेसर राजेश पिलानिया द्वारा की गई और मार्च व जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ किए राष्ट्रव्यापी सर्वे पर आधारित है। इसी में थोड़ी सी जानकारी और है कि यूएनए के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में 156 देशों में भारत का स्थान 144 रहा है। पहले स्थान पर फिनलैंड है और यह रिपोर्ट मार्च 2020 में जारी हुई थी। छठा क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 6 फसलों पर 21 सितंबर 2020 को एमएसपी बढ़ा दिया है। इसमें गेहूं का एमएसपी कितना बढ़ाया गया है? तो गेहूं पर जो एमएसपी बढ़ा है वह है 50 रुपये। तो पहले एमएसपी 1925 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसमें 50 रुपये बढ़ाकर अब 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा एमएसपी मसूर पर बढ़ाया गया है जो कि 300 रुपये। तो एमएसपी होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एमएसपी वह गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर उन्हें दिया जाता है, चाहे उस वक्त बाज़ार में उस फसल की कीमतें कम ही क्यों ना हो। तो ये एक तरीके से जो बाज़ार है उसमें फिक्स कर दिया जाता है इसके द्वारा रेट्स को। तो यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर कोई बुरा असर ना पड़े और उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। एनएसओ की साल 2012 और 13 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 10% से भी कम किसान अपने उत्पाद एमएसपी पर बेचते हैं। अभी चर्चा में ये क्यों है? तो ये इस कारण है, केंद्र सरकार ने खेती किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए 3 विधेयक लाई है और कई राज्यों में किसान और विपक्ष इन विधेयकों के खिलाफ है। उन्हें चिंता है कि कहीं एमएसपी की व्यवस्था बंद नहीं हो जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। इस कारण से स्टूडेंट्स ये खबर बहुत चर्चा में है। आई होप आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी, तो ध्यान में रखना। तो 7 क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? तो ये भी हमारे सितंबर में मनाया जाता है और बनाया जाता है 21 सितंबर को। तो इस दिन को मनाने के क्या कारण हैं? तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व स्तर पर सभी लोगों के बीच शांति व्यवस्था को कायम करना तथा संघर्षों और विवादों को रोकना। इस दिन इंडिया में जगह जगह क्या करते हैं, सफ़ेद कबूतर उड़ाए जाते हैं। सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है और यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 1981 में विश्व शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी और सन 1982 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। तो ये आप लोग याद रखना। 8 क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो यह भी हमारा 21 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्या है? ये एक तरह की बीमारी है और चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यह एक तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करता है। इससे मरीज क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता घटती जाती है, स्वभाव में उसके बदलाव आता है और उसकी याददाश्त भी साथ में घटती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह रोग भी बढ़ता है। रोगी को रोज़मर्रा के कामों को भी करने में दिक्कत होती है और अल्जाइमर उम्र के साथ बढ़ने वाला रोग है और अभी तक इसका कोई सटीक उपचार नहीं मिला है। और अल्जाइमर नाम कैसे पड़ा इस बीमारी का? तो इस बीमारी का पहला केस कब आया? 3 नवंबर 1906 को जर्मन मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर सामने लेकर आए थे और इसलिए इस दिन का नाम अल्जाइमर डे पड़ा और बीमारी का नाम भी। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज यानी वॉरशिप पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम बताएं। तो इसमें हमारी 2 महिला अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। तो इन्हें वॉरशिप पर तैनात किया गया था और इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद के लिए चुना गया था। इंडियन नेवी का यह एक ऐतिहासिक फैसला था जब किसी महिला ऑफिसर को ऑब्जर्वर्स यानी एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में चुना गया। और एयरफोर्स ने भी राफेल फाइटर्स को उड़ाने के लिए एक महिला पायलट को नियुक्त किया था।
महिला पायलट अभी राफेल विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही है। इस समय इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाली 10 महिला पायलट और 18 महिला नेविगेटर हैं। एयरफोर्स में वर्तमान समय में महिला ऑफिसरों की टोटल संख्या 1875 है। इसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन है, राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो वो है हमारी शिवांगी सिंह। वह एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। इन्हें दुनिया के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की पहली महिला पायलट के रूप में चुना गया है और वह यूपी की रहने वाली हैं और इनका जन्म वाराणसी में हुआ और पढ़ाई BHU में। वर्ष 2017 में उन्होंने इतिहास रच दिया जब वह इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली 5 महिला पायलटों में शामिल हुई थी। 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को किस राज्य में कोसी हेतु महासेतु समेत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है हमारा बिहार। तो इस कोसी रेल महासेतु का क्या महत्व है, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो रेल महासेतु के शुरू होने से आसपास के जो क्षेत्र के लोगों का उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथ संपर्क काफ़ी आसान हो जाएगा। बता दें कि 1887 में निर्माली और भापती यही सरायगढ़ के बीच मीटर गेज का निर्माण किया गया था। भारी बाढ़ और 1934 में आए विनाशकारी भूकंप से यह रेल लिंक बह गया था और सरकार ने साल 2003 और 4 को कोसी मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। इस पुल ने नेपाल सीमा पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। 12वां क्वेश्चन है हमारा, महामारी के दौरान डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमला को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए राज्यसभा ने किस कानून में बदलाव के लिए महामारी संशोधन विधेयक पास किया? तो जो विधेयक पास किया गया है वह है महामारी रोग अधिनियम 1897। तो इस विधेयक के जरिए 123 साल पुराने कानून में बदलाव किया जा रहा है। हमला होने पर दोषी को 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना होएगा। इस साल अप्रैल में देश के स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा देने के लिए महामारी रोग अधिनियम संशोधन करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी। डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिक्स आशा कार्यकर्ताओं को कानून से फ़ायदा होगा। इस तरह का अपराध संज्ञेय होगा। संज्ञेय यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। बिना अदालत की मंजूरी के जांच भी शुरू हो सकती है। अपराध जो होगा गैर जमानती भी होगा और गैर जमानती यानी जमानत सिर्फ अदालत से ही मिलेगी। जो जांच अधिकारी को 30 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी और 1 साल में अदालत को फैसला सुनाना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 13वां क्वेश्चन है, ड्रग रेगुलेटर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फेलुदा। अब ये फेलुदा क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। यह मात्र 30 मिनट में जांच रिजल्ट करके बता देता है। इससे CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने डेवलप किया है। टीम का जो नेतृत्व है वह डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती, सेविक मैत्री कर रहे हैं। इस टेस्ट का नाम फिल्म मेकर सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा गया है और फेलुदा और उनके 2 काल्पनिक साथी बंगाली साहित्य के प्रमुख किरदार बने हैं। और ये कैसे काम करेगा जो ये टेस्ट किट है, तो फेलुदा टेस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट की तरह है। वायरस होगा तो कलर बदल जाएगा और इसका इस्तेमाल पैथ लैब में किया जाएगा। 14 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं हमारे अनिल धस्माना। इसकी घोषणा 18 सितंबर को की गई थी। अनुसंधान और विश्लेषण विंग रो के प्रमुख अनिल धस्माना को 2 साल के लिए NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और NTRO क्या है? यह एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यकाल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसके पास भारत के कई सैटेलाइट, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं कि डेटा का प्रयोग करने की भी अनुमति है।
तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? तो वह राज्य है हमारा बिहार। तो प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर को बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्टों और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं यानी घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जा रही हैं। बिहार के 45,945 गांवों को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की थी। फाइबर पहुंचाने के काम में स्पेशल पर्पस व्हीकल की भूमिका निभाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गई है वहां से बाकी के गांवों में पहुंचाने का काम किया जाएगा। 16वां क्वेश्चन है हमारा, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली जो हमारी रीता शेरपा का 21 सितंबर 2020 को निधन हो गया है, उन्होंने कितनी बार चढ़ाई की थी? तो उन्होंने 10 बार चढ़ाई की थी और उनका निधन काठमांडू स्थित उनके आवास पर हुआ है। उन्हें स्नो लियोपार्ड के नाम से भी जाना जाता है। वह लीवर की खराबी सहित कई अन्य बीमारियों से पीड़ित थी और नेपाल पर्वत आरोहण संघ के सचिव टीकाराम गुरुंग ने कहा, शेरपा ने 1983 से 1996 के 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। दिग्गज पर्वत आरोही को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। 16वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस यानी इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब मनाया जाता है? तो ये हमारा बनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को। तो इस बार 19 सितंबर को यह दिन मनाया गया। लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2010 में रेड पांडा नेटवर्क ने की थी और 18 सितंबर 2010 को पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया। लाल पांडा के बारे में कुछ बातें, तो लाल पांडा मांसाहारी प्रजाति से संबंधित है, लेकिन वे ज़्यादातर बांस की शाखा, मशरूम और आदि सहित पक्षियों, अंडों और कीड़ों को भी खाते हैं। इन लाल पांडाओं की औसत उम्र 23 साल होती है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा मनाया जाता है 19 सितंबर को और यह दिवस सैकड़ों देशों में प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को ही मनाया जाता है और इस दिवस को 1986 से मनाया जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है हमारा 18वां क्वेश्चन, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा मनाया जाता है 22 सितंबर को। तो दक्षिण अफ्रीका ने सन 2010 में इस दिवस की घोषणा की थी। इस दिवस पर गैंडों की 5 प्रजातियों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया गया था और जिससे इन 5 प्रजातियों को खतरे से बचाया जा सके। तो ये 5 प्रजातियां कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारी ब्लैक राइनो, सेकंड है वाइट राइनो, थर्ड है हमारा ग्रेटर वन हॉर्न राइनो और फोर्थ है हमारा सुमात्राना राइनो और 5वां है हमारा जावन राइनो। तो विश्व राइनो दिवस 2020 की थीम है 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर और इंडिया में करीब 3000 के करीब एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं।